स्वागत है आपका द बड़ा भारत शो में। ऐसे लोग जो भारत को बड़ा भारत बनाते हैं, उन्हीं की कहानियां हम आप तक पहुंचाते हैं। आज के एपिसोड में एक बड़े खास व्यक्ति से मिलने वाले हैं, जिसको आप खुद ही छोड़ नहीं पाएंगे इस वीडियो को बीच में। पुलिस विभाग में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने जनता के डर को खत्म किया है। उन्हीं में से आज एक व्यक्ति नवनीत सिकेरा से आपको मिलवाने जा रहे हैं। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उत्तर प्रदेश में, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, सुपर कॉप, इंस्पिरेशन बिहाइंड आपने देख ली होगी वो वेब सीरीज भौकाल। भौकाल सीजन 1, 2। क्रिमिनल्स इनके नाम से आज भी थर थर कांपते हैं। मुजफ्फरनगर में क्राइम का पूरा सफाया कर दिया और इनोवेटर हैं, रिफॉर्मर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। और आज उनकी लाइफ से कुछ समझेंगे, इनके जीवन के संघर्ष को समझेंगे। कितना आसान है, कितना मुश्किल है नवनीत सिकेरा बनना। कौन है नवनीत सिकेरा, इनकी स्ट्रगल और सक्सेस स्टोरी से शुरू करते हैं। सर, पहले तो आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने इतना बड़ा परिचय दे दिया है कि मुझे लग रहा है मैं बहुत बड़े वजन के नीचे दब गया हूँ। अरे यार, ये आपकी विनम्रता ना मुझे बहुत प्रभावित करती है, क्योंकि मैं इस वीडियो से पहले भी इनसे थोड़ी देर मिला था। पर सबसे पहले कहते हैं कि कॉमन मैन उस दिन सुपरमैन बन जाता है जिस दिन वो अपनी ताकत को पहचान लेता है, जिस दिन वो अपनी स्ट्रेंथ को पहचान लेता है। आप ऐसे गांव से आए हैं जहां बिजली भी बहुत समय बाद पहुंची है। शायद अभी 2015 के बाद, हमारी प्रधानमंत्री की एक योजना के बाद, मैंने सुना आपके गांव में बिजली पहुंची है। इतना स्ट्रगल आपने किया आपके गांव में, क्या कभी आपने सोचा था कि आप एक ऐसे सुपर कॉप बन जाएंगे? आपको अपनी स्ट्रेंथ का कब पता लगा? विवेक जी, ऑनेस्टली बताऊं, जहाँ पे हम लोग जहाँ से आते हैं वहाँ पे बड़े ड्रीम्स देखे नहीं जाते हैं। वहाँ पे तो हमारे जो ड्रीम होता है मैक्सिमम ये होता है कि पुलिस में हम अगर भर्ती हो जाएं, दैट इज़ द कांस्टेबल लेवल, या आर्मी में सोल्जर बन जाए, वी आर डन। क्योंकि उससे बड़ा कुछ देखा नहीं आपने। अनटिल अनलेस देयर इज सम इंस्पिरेशन, आप कुछ देखो, आप ड्रीम कहाँ से बनाओगे? तो इसीलिए मैंने कहा था आपसे कि आप जो लोगों को, बच्चों, जो आजकल के बच्चे हैं, उनको जो आप ड्रीम दिखा रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। क्योंकि बच्चों को ड्रीम देखना ज़रूरी है और ड्रीम को कैसे पाना है वो रास्ता चुनना ज़रूरी है। वो रास्ता आप दिखाने का काम कर रहे हैं। तो दिस इज़ समथिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग। मतलब यही तो गुरु का काम है। गुरु गोविंद दो खड़े, आप गुरु का काम कर रहे हैं। अरे अरे, थैंक यू, सो काइंड ऑफ यू। ये एक जो आपकी सुपर कॉप की छवि है, आपकी बातों में भी दिखती है। एकदम फिट एंड स्ट्रांग, बिल्कुल स्ट्रांग स्पाइन आपकी। अभी आप अर्ली 30s में लगते हैं। देखने में उम्र कितनी है आपकी? हाँ, दैट इज आई एम एडीजी नो, आई एम 50 प्लस। 50 प्लस? यस। लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, तो मैं कैमरा पे पूछना चाहता था आपसे। किसान परिवार में आपका जन्म हुआ और आप 12वीं तक हिंदी मीडियम में पढ़े। हंसराज कॉलेज में मैंने सुना एडमिशन के लिए आपको क्लर्क ने वहाँ फॉर्म भी नहीं दिया। हिंदी मीडियम से आप आए थे, क्लर्क ने आपको फॉर्म भी नहीं दिया, सरकास्टिक तरीके से आपको भगा दिया। पहले मैं वहाँ से बात करना चाहता हूँ, हंसराज में एडमिशन नहीं मिला, कैसा लगा आपको? देखिए, होता क्या है कि जब आप छोटी जगह से निकल कर आते हैं तो बहुत डरे हुए होते हैं। इतना डर लगता है कि, और ख़ासतौर से जो एक डर हिंदी बेल्ट वालों को होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज का होता है। आप कितने भी स्मार्ट सही, सामने वाले ने अगर एक सेंटेंस इंग्लिश में बोल दिया तो आपका सारा कॉन्फिडेंस शैटर कर जाता है। ये एक सच्ची बात है। अब जो आपने बात पूछी वो ये थी कि हुआ ये कि 12th मैंने गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से किया, हिंदी बेल्ट से किया, यूपी बोर्ड से किया। यूपी बोर्ड में नंबर बड़े कम आते हैं। तो उसके बाद जो है चारों तरफ जाना शुरू किया कि भाई हम आगे क्या एडमिशन लें, कहीं पे लें। तो बस यही था, 12th कर लिया, अब कहीं बीएससी करो या बीए करो जाके, दैट इज़ द सिंपल थिंग। तो उसमें मैं जगह जगह भाग दौड़ के कर रहा था। तो मैं छोटा था, मैं ही जाता था। तो एक बार रात को बस में बैठे, सुबह सुबह आईएसबीटी पहुंच जाते थे। आई मीन रुकने रुकाने की कोई जगह होती नहीं थी। तो रात में बस में बैठ के जाना, सुबह पहुंचना, आईएसबीटी पे बस थोड़ा सा तैयार व्यार होना और निकल गए। किसी से पूछते पाछते, दिल्ली के बारे में भी ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो वहाँ पे 2-3 कॉलेजेस से मैंने फॉर्म लिए, मिल गए। एक इंसिडेंट थी जिसने वाकई अंदर तक हिला दिया, और वो हुआ ये कि एक कॉलेज में मैं पहुँचा तो मैंने कहा एडमिशन फॉर्म्स यहीं मिल रहे हैं। तो उसने मेरे को देखते ही बोला, कहाँ से आए हो? यूपी से, बिहार से? तो मैंने कहा यूपी से। तो वो मतलब बजाय कुछ बात बोलने के, ही केम आउट, तो कंधे पर हाथ रखे, बोला कि देखो ऐसा है, ये दिल्ली है, यहाँ पे अपने बाप का पैसा बर्बाद मत करो। और कहाँ से आए हो? मैंने कहा सर, बताया आपने जहाँ से आया था। बोले नहीं, अभी कहाँ से आए हो? मैंने कहा आईएसबीटी से। उसने मेरे को 2 रुपये का सिक्का दिया, कहता है सामने मुद्रिका मिलती है, 300 कुछ नंबर, बैठो और वापस वहाँ जाओ, डोंट वेस्ट। तो उसके कहने पे मैं, ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ, मैं समझ ही नहीं पाया हुआ क्या। लेकिन इतना ख़राब लगा मुझे
कि फॉर्म तक नहीं दिया और 2 रुपये और दे दिए, जैसे मैं भिखारी हूँ, बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया। तो जब मैं ISBD जा रहा था सिटी बस में बैठ के, अचानक से जो होता है ना, आदमी के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है तो रुआं सा हो जाता है, आंखों में आंसू निकल पड़ते हैं। आंखों में से आंसू निकल गए और सुबह के रोने लगा। तो अड़ोस पड़ोस के लोगों ने समझा शायद ये बच्चा है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, जेब कट गई है इसकी। तो वो आए मदद के लिए कि कुछ मदद कर देते हैं। तो उनको मैंने एक्सप्लेन किया, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। अब उनको क्या बताएं क्या बात है, तो चुपचाप आया। लेकिन हाँ, उस दिन मन में एक संकल्प लिया था मैंने, जो 12th के बच्चे जो देख रहे हैं मुझे, मैं आपको बताऊं, उस दिन मन में संकल्प ले लिया था कि अब एडमिशन हंसराज से बेहतर कॉलेज में लेना है। मैंने खुद भौकाल आपकी वेब सीरीज़ देखी। भौकाल को बहुत व्यूज़ मिले हैं, बहुत पसंद किया गया। मैंने देखा कि बाकी पुलिस वाले तो कुछ गाली देते थे, आपको मैंने कभी कोई मुंह से गाली देते नहीं सुना। तो क्या आपके मुंह से कभी गाली निकलती थी? मैं जनरली नहीं देता हूँ, ऐसा नहीं है कि गालियाँ देना मुझे आता नहीं है। अब आपको मैं ये कहूँ कि मैंने IIT रुड़की से पढ़ाई की और मुझे गाली देना नहीं आता है, तो आप भी मुस्कराएंगे। सी इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़के को तो रैगिंग में इतनी गालियाँ सिखा दी जाती हैं कि पूरी ज़िंदगी फिर उसको नई गालियाँ सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने भोकाल में देखा था कि एक प्रॉपर्टी के विवाद में आपके पिताजी की काफ़ी इंसल्ट करी एक पुलिस वाले ने, और वो प्रॉपर्टी के विवाद में आपके पास पेपर भी था। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं रियल लाइफ में आज आपसे पूछूं, आप एक सुपर कॉप हैं, सुपर हीरो हैं, आज आपको पूरा देश जानता है, और जो बाई चांस में नहीं जानता उसको जानना चाहिए। हाँ, ये नवनीत से खेरा है, इन्होंने जो काम किया मुजफ्फरनगर में, वो आप देखिएगा सीरीज़ में, आप समझेंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आज भी वो दर्द है आपके मन में, जो पिता की बेइज्जती हुई आपके सामने? क्योंकि बेटे के सामने होना, पिता की इंसल्ट, ये बहुत तकलीफ़ देता है। वो एक टर्निंग पॉइंट था, और वो पहला मेरी लाइफ का, मेरे पिता के लाइफ का, हमारे कजन्स का। उन्होंने कागज़ उठा के मुंह पे मारे थे। हमारा पहला मौका था जब हम पुलिस के ऑफिस में गए थे। पुलिस से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं, दिस इज फर्स्ट टाइम। और हुआ ये था कि जब मेरे फादर बिल्कुल ही वॉज 59 ईयर्स ओल्ड, रिटायरमेंट के बहुत करीब थे, तो उन्होंने कहा कि मैं अब जो मुझे ग्रेजुएटी वगैरह मिल रही है, मैं उसे एक मकान बनवा लेता हूँ। तो उससे पहले गांव में रहते थे या हम लोग किराए के मकान में रहते थे। पूरा परिवार एक कमरे के मकान में रहा है। मेरी सारी पढ़ाई एक कमरे के मकान में हुई है, और इसीलिए मुझे रात में जगने की आदत है, क्योंकि दिन में शोर होता था, मैं रात में पढ़ता था। जब वहाँ पहुँचे तो इस वॉज नॉट स्मॉल पीस, मिडिल क्लास फैमिली, गाँव देहात के लोग, और वी वर रजिस्टर्ड, एवरीथिंग वॉज ऑन पेपर, बट द वे रूडनेस जिसे कहते हैं पुलिस की, वो भी उनको सोचना चाहिए कि जो इंसान आया है उसके बच्चे साथ बैठे हुए हैं, कम से कम बच्चों के सामने तो इंसल्ट ना करो, ह्यूमिलेट ना करो। एंड बट ही डिड इट। मेरे फादर जब बहुत मतलब जब काफ़ी उन्होंने बुरा भला बोल दिया, तो मेरे फादर ने बड़े उससे कहा कि सर, अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकते। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, मुझे वर्बेटिम याद है, वो ऐसी इतना अपमान जो उसने किया, वो 10 मिनट मेरे जीवन में एक एक शब्द वर्बेटिम मुझे याद है कि उसने क्या बोला। मेरे फादर ने, मेरे सामने पिक्चर चलती है आज भी। वो एक बहुत गहरा दर्द है अंदर दिल के, लेकिन ईश्वर ने बहुत अच्छे से उसको निभाया। तो मेरे फादर ने एंड में यही कहा कि अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकते हैं तो मेरी बेइज्जती मत करो। ऑन दिस ही जस्ट थ्रू दैट पेपर, जो एनवेलप पेपर्स दिखाए थे पापा के लगा के। और मैं ये आज पहली बार बोल रहा हूँ, मैंने कभी बोला नहीं। मैंने अपनी आंखें इधर उधर देखी कि मुझे कुछ मिल जाए तो मैं आई हेट दिस मैन राइट नाउ। वो एक मोमेंट था एक्सट्रीम नाराज़गी का, गुस्से का। फिर उसकी अगली बात ये हुई कि मेरे फादर ने कहा कि आप मेरी ऐसी बेइज्जती ना करो। उसके बाद मेरे अंदर तेज़ी से गुस्सा आया, और उसी वक्त मेरे फादर ने एक बात और कही, मेरा लड़का भी रुड़की से क्लास 1 इंजीनियर है। एग्जैक्ट यही शब्द बोले हैं। तो उस पर उस एरोगेंट ऑफिसर का वर्ड से, अरे ऐसे इंजीनियर मारे मारे फिरते हैं, हमको धौंस दे रहे हो इंजीनियर बनने की, क्या उखड़ो, समथिंग लाइक दिस। बहुत ही गंदे शब्दों में, जो मैं यहाँ पे बोल भी नहीं सकता। खैर, हम सब लोग उठ के वहाँ से निकल आए। लेकिन मेरे मन में ये बात बहुत चुभ गई, बहुत ज़्यादा चुभ गई कि इंजीनियर्स मारे मारे फिरते हैं। और उसके बाद
क्या हुआ कि 2-3 दिन में मैंने महसूस किया कि मेरे फादर कुछ खा पी नहीं रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। और मेरी माँ ने मुझसे कहा कि नवनीत, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पिताजी अब चलेंगे नहीं ज़्यादा। मैं हक्का बक्का रह गया कि, और सच बताऊं, उस दिन समझ में आया कि ड्रीम्स में और मेमोरीज में अंतर क्या होता है। ही वॉज अ रिटायर्ड पर्सन, पूरी ज़िंदगी बड़ी इज्जत से जिया था उन्होंने, कोई काम ऐसा नहीं किया जिससे कोई गलती से भी बेइज्जती करते। और जब वो फैग एंड अपने रिटायरमेंट पर आए तो पूरे बच्चों के सामने ऐसे बेइज्जत हुए जिसकी कोई लिमिट नहीं। उनकी सारी मेमोरीज को ख़त्म कर दिया था उस इंसान ने। और वो इतना बड़ा पेन था कि उससे वो उबर नहीं पा रहे थे। और फिर इस घटना ने मुझे अंदर तक इस तरीके से निचोड़ दिया कि इफ़ आई हैव टू रिस्पेक्ट माई फादर, अगर इनको, अब बेसिकली ही लॉस्ट हिज ऑनर। फिर मेरी अगली जंग थी उनके ऑनर को वापस लाने की। आपने उसी से डिसाइड किया कि आप आईपीएस बनेंगे? दैट डे आई डिसाइडेड। मैं मंदिर गया, माता रानी के सामने माथा टेका। हिम्मत नहीं थी बेसिकली, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि मैं आईपीएस बन सकता हूँ। हिम्मत थी ही नहीं। सी, जब तक आपके आसपास के लोग अच्छा ना करें, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं आता है। नहीं पता था कर पाऊंगा, लेकिन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे बैठे समहाउ ये एहसास हुआ कि करना ही है, वरना पिता का साया नहीं रहेगा तेरे ऊपर, उनकी ब्लेसिंग्स नहीं रहेंगी तेरे ऊपर, करना ही है। वो जुनून जब पैदा हुआ, मुझे कुछ भी नहीं आता जाता था, लेकिन मैं फिर से वही बताऊं आपको कि अगर आप जुनून पाल लें सच्चा दिल से, ईश्वर मदद करता है, पूरा ब्रह्मांड मदद करता है, मदद आई। अद्भुत व्यक्ति हैं आप। मेरा कोई आवश्यकता नहीं है पूछने की कि क्या नवनीत सिखेरा इमोशनल है। मुझे लगता है कि उसका उत्तर हमें दिखाई पड़ रहा है यहाँ। कई बार इमोशंस पे एक बड़ी गलत फहमी वाली बात आ जाती है। लोग समझते हैं कि जो लोग के आंसू आ जाते हैं वो कमज़ोर होते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है, क्योंकि जिसके अंदर आंसू नहीं आते उसके अंदर हृदय नहीं है, वो इंसान की पीड़ा नहीं समझ सकता। और जो इंसान की पीड़ा नहीं समझ सकता वो कभी करेजियस नहीं हो सकता, वो कभी साहसी नहीं हो सकता। अगर आप पूरा इतिहास उठाकर देखें, साहसी वो बना है जिसकी आंख में आंसू थे और जिसने दूसरे आंख के आंसू को अपना मिशन बना लिया। आपने मुजफ्फरनगर के लोगों के दर्द को दूर किया। मीडिया ने आपको आज तक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बोला है। ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का मीनिंग क्या होता है? दो प्रॉब्लम है। एक तो सिस्टम में बहुत कमियां हैं जो समय के साथ सुधर रही हैं, नो डाउट प्रोग्रेस हो रही है, धीमे धीमे बहुत अच्छी हो रही है, ट्रांसपेरेंसी आ रही है। एट द सेम टाइम डिमांड बहुत ज़्यादा है, हमारा पॉपुलेशन बर्डन इतना ज़्यादा है कि हम चाह के भी सोचें कि हम बिल्कुल सही से काम करें, कर नहीं पाते। वो प्रेशर बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर होता है। और उस प्रेशर में पब्लिक जो होती है ना, आम जनता सबसे ज़्यादा वो पिसती है। भाई जो रिसोर्स वाला पर्सन है वो तो फ़ोन करके अपना काम करा लेगा, वो कहीं ना कहीं से अपना जुगाड़ फुगाड़ बिठा के फ़ोन वोन करके पहुंच जाएगा, एसएसपी साहब उससे मिल लेंगे। आम जनता से कौन मिलेगा फिर? तो होता क्या है, जब कोई एसएसपी या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बढ़िया काम करता है, वो आम जनता की बात सुन के ऑन स्पॉट न्याय की बात करना शुरू करता, नहीं हम करेंगे, ओनस लेता है। आपकी परेशानी है, हम आप ही की दी हुई सैलरी ले रहे हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है, सर्वेंट पब्लिक सर्वेंट है, हमें आपका काम करना है। इस भावना से जब आप काम करना शुरू करते हो ना, तो जनता में, मीडिया में इतना विश्वास पैदा होता है, वो लोग सडनली आपको हीरो बना देते हैं। और सडनली वो आपको कभी सिंघम के नाम से, कभी सिम्बा के नाम से, कभी एनकाउंटर स्पेस, वो तरह तरह के नाम बताना शुरू कर देते हैं। आपने कुछ नहीं किया, आपको कुछ अलग करने की ज़रूरत भी नहीं है। जो सही है, लीगली सही है, मोरली सही है, जो ड्यूटी है वो करिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उतना भी नहीं कर पाते हैं। आप सिर्फ उतना कर दीजिए तो ये तरह तरह के नाम उसमें आपको मिल जाते हैं, और उसके बाद वो मीडिया अपना चटकारे लेकर लिखता रहता है। तो वो नाम मीडिया की देन होती है, उसमें आपका योगदान उतना नहीं होता जितना मीडिया का होता है उसमें योगदान। आपने इतने लोगों को, इतने आतंकवादियों को वहाँ, इतने सारे जो गड़बड़ किया आपने, साफ किया सबको। पर मैंने सुना कि आप एक्चुअली एनकाउंटर वाले आदमी नहीं हैं। आपके वॉश बेसिन में चींटी हो तो आप नलका चलाने से घबरा जाते हैं कहीं चींटी मर ना जाए। तो कौन है नवनीत सिखेरा, जो ऑन द स्पॉट गोली चलाता है, या चींटी की भी जान बचाने में जो इतना हेजिटेट करता है कि पानी ना चला दूं तेज, कहीं चींटी मर जाए? नवनीत सिखेरा कौन है? देखिए, ये बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि ये सतही प्रश्न नहीं है,
बहुत गंभीर प्रश्न है। और ये बात बिल्कुल सच है कि आज भी मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे हाथ से एक इनोसेंट चींटी भी ना मरे। I mean, that burden, that my sin, that will come back to me one day. I know, I understand that thing. एक innocent है, उसको अगर मैं हल्का सा बचा सकता हूँ, मुझे बचाना चाहिए, एक कर्म हमें करना चाहिए। लेकिन सर, वध तो भगवान ने भी किया था। कई बार ऐसी दुष्प्रवृत्तियाँ, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं कि अगर आप उस अमुक का वध नहीं करेंगे तो 5-6 इनोसेंट और मारे जाएंगे। अब चॉइस आपके हाथ में होती है, एक तरफ एक एलिमिनेशन और दूसरी तरफ 5 लोगों की जान जो आप देख रहे हैं जा रही है। तब कई बार पैरामाउंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं। कभी कोई बड़ा टफ डिसीजन लिया आपने, यार ये डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हुआ था, ऑन द स्पॉट आपने ऐसा डिसीजन लिया हो? देखिए, मैं आपको वही बताऊं, बहुत टफ डिसीजंस होते हैं। एक रियल लाइफ डिसीजन था कि देयर वाज अ गैंगस्टर एंड उसने हमारे यहाँ करीब 7-8 लोगों को उसने मर्डर किया था, अपहरण भी किया था। एंड हम लोग उसको बिल्कुल पागलों की तरह चेज कर रहे थे। एंड हमारी टीम ने फाइनली उसको स्पॉट कर लिया। हमारी टीम थोड़ा दूर थी, देवर ऑन स्नाइपर्स थे। एंड उन्होंने मेरे को बोला कि एंड हमारी टीम ने ऑलमोस्ट 1 महीना मेहनत किया था, दिन रात मेहनत करके उसको ट्रैक किया। एंड स्नाइपर पे बिल्कुल क्रॉस हुआ आ गया। तब फ़ोन किया, सर आ गया है। मैंने पूछा और आसपास कोई और तो नहीं है, क्योंकि इनोसेंट नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि टीम में जो लोकल लड़के थे, उन्होंने से कुछ नहीं, अपनी लौंडिया को खिला रहा, उसके बेबी पैदा हुआ था, वो गोद में थी उसके। ना दैट्स कैन नॉट बी डन। 1 महीने की मेहनत किया, 6 महीने की मेहनत किया, 1 साल की मेहनत भी लग जाए, इनोसेंट कैन नॉट बी किल्ड, नहीं हो सकता। आई सेड नो, नथिंग डूइंग, आप नहीं करेंगे इसको, कम बैक। मेरी टीम बड़ी नाराज़ हुई मेरे से बाद में, बट देन आई एक्सप्लेन देम। और रात में आए तो मैंने उनको अपने साथ बिठा के खिचड़ी खिलाई, उनको समझाया कि हम गलत काम नहीं कर सकते। नवनीत जी, नारियल जैसे हैं आप, बाहर से तो कठोर दिखते हैं कि अंदर से बहुत आप एकदम मलाई हैं। लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि किसी का एनकाउंटर करने के बाद आपको बहुत दुख हुआ हो, आप रो पड़े हो, यार गलत हो गया मुझसे, इसकी ज़रूरत नहीं थी, इसको रोका जा सकता एक था? बार नहीं, कई बार हुआ। अब आप इतने, पता नहीं आपकी टीम कौन सी है, ऐसी रिसर्च करके आप ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जो बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना कि आप बिल्कुल पील ऑफ करके अंदर अंदर अनियंस की लेयर्स को खोलते ही चले जा रहे हैं। मेरी वल्नरेबल पॉइंट्स और डार्क स्पॉट्स सब पे आप अटैक करने जा रहे हैं। बट फैक्ट ये है, मैंने हमेशा महसूस किया कि जो क्रिमिनल्स में, कई सारे क्रिमिनल्स ऐसे थे जिनको हमारे सिस्टम की कमियों ने, हमारे लापरवाही ने उनको अपराधी बनाया, वरना अपराधी नहीं बनते। और ऐसे बाद में, लेकिन जब वो एक बार उस क्राइम में घुस गए तो निकलना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन कई मामलों में जिनको मैंने गौर से देखा, मैंने देखा गलती शायद कहीं हमारी थी। अगर हमने डे 1 पे सही निर्णय लिया होता तो शायद वो क्रिमिनल ना बनता, फौज का एक शानदार सिपाही बनता, हमारा बढ़िया गनर बनता। तो मैं जब उसका एक पर्टिकुलर केस में मुझे आज भी ख़राब लगता है कि उसके पास से ना, जब ये सब हो गया, उसके वॉलेट में से ना अपने भाई का फ़ोटो था, भाई की यूनिफॉर्म पहन के फ़ोटो खिंचवाया हुआ था। उसका भाई पुलिस में सिपाही था। आप सोचो, जब आप, उसने अगर यूनिफॉर्म पहनी होगी तो उसका ड्रीम एक पुलिस वाला, एक फौजी बनने का रहा होगा, बट ही एंडेड अप एज ए क्रिमिनल। उसको रोका जा सकता था, बट देयर इज प्रॉब्लम्स। मुझे लगता नहीं दूसरे नवनीत सिकेरा शायद मैं इस जीवन में देख पाऊंगा, ऐसे अद्भुत व्यक्ति हैं ये। थोड़ा आप जल लीजिए, आपका चेहरा देख करके मैं खुद बहुत इमोशनल हो गया हूँ आज आपको देख के। नो, पुरानी यादें आप दिला रहे हैं। बेसिकली आप मैनेजमेंट गुरु है ना, तो आप पर्सनैलिटीज़ को पील ऑफ करना जानते हैं कि हाउ टू गेट टू द वल्नरेबिलिटीज़। यू आर टचिंग माई वल्नरेबिलिटीज़। मैं पूरा प्रयास करूँगा। लेकिन क्या है कि ये जो काम आपने किए हैं इतने अद्भुत हैं। मैं थोड़ा आसान करता हूँ, शिफ्ट करता हूँ, एक कहानी के बारे में जानना चाहता हूँ मैं। एक कोई रमेश कालिया थे, 2005 में आप उनका एनकाउंटर करने निकले थे, और उनका एनकाउंटर करने निकले तो आप लोग की टीम जो है नकली बाराती और नकली दूल्हा और नकली दुल्हन बन गए। जो आपके यहाँ पुलिस वाली मैडम थी उनको दुल्हन बना दिया, और जो वहाँ एक कांस्टेबल थे उनको दूल्हा बना दिया, और पूरी शादी के बारात लेके निकले और उनके घर पे जाकर के फिर उनको पकड़ा आपने। तो ये मतलब ये कैसे करते हैं आप ये प्लानिंग? ये एनकाउंटर की ऐसी प्लानिंग, ऐसी स्ट्रैटेजी, अभी आपसे देख रहे हैं तो लगता है यार इतना सुंदर, इतना अच्छा, इतना अद्भुत इंसान, इतना प्यारा ईमानदार इंसान, और फिर उसकी प्लानिंग को देखते हैं तो समझते हैं यार बड़ा डायनामिक पर्सनालिटी है।
ये रमेश कालिया का किस्सा मैं जानना चाहूँगा। दरअसल रमेश कालिया जो था, ये तो बिग डॉन काइंड ऑफ पर्सन, बिग डॉन। क्रिमिनल्स और डॉन में थोड़ा अंतर होता है। ये माफिया टाइप था। माफिया लोग क्या करते हैं कि वो खुद कुछ नहीं करते, करवाते हैं क्राइम। वो इशारों पे पैसे देके काम कर, मतलब दिमाग से काम कराते हैं। और इतनी बड़ी उगाही करता था ये, और कोई भी इसके अगेंस्ट कंप्लेंट करने के लिए तैयार नहीं था। और ये इतना बड़ा माफिया डॉन था कि जैसे LDA का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, उस पर जो है एक ट्रक सीमेंट आके खड़ा हुआ, तो इसका एक आदमी जाएगा, ड्राइवर से बोलेगा ट्रक मोड़ ले, पूरा ट्रक मोड़ के कहीं भी भिजवा देगा, और LDA भी शिकायत नहीं करेगा। जैसे बड़े बड़े लोग हैं, ज़मीनें ले रखी हैं, वहाँ पे जाके इसने अपना एक झोपड़ा डाल दिया, तो वो ज़मीन कब्जा हो गई उसकी। हिम्मत ही नहीं पड़ती थी उसके पास जाने की। एंड जब हमारी टीम है, इससे पहले का जो एक्सपीरियंस बताता था कि जब हमारी टीम उसके पास जाने की कोशिश करती थी, उसने बिल्कुल ऐसी जगह पे अपना घर बनाया हुआ था कि उसके आसपास करीब 200 मीटर के एरिया में कुछ भी नहीं था, खुला हुआ था। एंड पूरा ग्राउंड था, ओपन एरिया, और वहाँ से भागने, जिधर भी आप, जैसे ही आप उसकी अप्रोच करोगे वो भाग जाएगा। जैसे ही आप उसके अप्रोच करोगे, उसके सामने से उसके घर से 200 मीटर दूर एक रास्ता जाता था। उस रास्ते पर अगर कोई गाड़ी भी खड़ी हो जाए तो उसके आदमी वहाँ पे खड़े रहते थे, तो पूछते थे गाड़ी क्यों खड़ी की, क्यों किसी गाड़ी को रुकने भी नहीं देता था वहाँ पर। तो उसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल काम था। तो ये बात मैं आज रिवील कर रहा हूँ कि लोग कहते हैं पुलिस कुछ करती नहीं है। आप यकीन मानिए, हमारी जो टीम थी, जिसमें जयप्रकाश थे, SKS प्रताप थे, विनोद शिरोही, बहुत सारे लोग थे जो कुछ नाम याद आ रहे हैं, जो लीडी थी पूनम, इन लोगों ने कभी दूधिया बन के दूध पे मोटरसाइकिल पे मॉर्निंग में उसके बहाने से बाकायदा टैंक लगाकर मिल्क का उस रास्ते से गए और मेंटल मैप बनाई, क्योंकि उस ज़माने में कैमरा में फ़ोन नहीं होता था, उसकी मैपिंग बनाई पूरी बाकायदा। सिमिलरली मॉर्निंग में लोटा लेकर जो है मैदान के बहाने से उस एरिया को रैकी किया। वी डिड 1 मंथ रैकी ऑन दिस के अगर ये भागेगा तो किधर भागेगा। लॉट्स ऑफ प्लानिंग वाज डन इनटू इट। एंड देन फाइनली ये सोचा बाहर साहब जाओगे कैसे, तो कोई तरीका नहीं था। एक ही तरीका, फिर किसी ने बोला कि ऐसा करते हैं शादी का लेके चलते, तो शादी पे थोड़े लोग कहेंगे शादी के बारात वाले लोग हैं, गाड़ी वाड़ी ख़राब हो गई होगी, तो वो प्लान किया। तो फिर उसमें हमने कहा ऐसा ना करें कि हम लोग पुलिस वाले जो गलती करते हैं कि कहीं जाते हैं और शूज़ अपने रेड कलर के पहन के पहुंच जाते हैं, तुरंत पहचान में आ जाते हैं पुलिस वाले। मैंने कहा बेवकूफ़ी नहीं करनी है, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन, तो बड़ी मेटिकुलस प्लानिंग करेंगे। तो प्लानिंग बहुत मेटिकुलस करते थे, बारीकी से, कि कोई जैसे PhD आप करते हैं, कोई गलती छूटनी नहीं चाहिए, इट शुड एंड टू एंड मिलना चाहिए इस सारी चीज़ें में। तो उसमें जो हमारी लेडी कांस्टेबल थी, मुझे याद आ रहा है उसका नाम पूनम था, उसको हमने कहा, बड़ी झिझकते हुए कहा कि ये रोल तुम्हें करना है तो वो भी तैयार हुई, बड़ी डेयरिंग लेडी थी, वो तैयार हो गई। तो उसके बाद फिर एक उनको दुल्हन बनाया गया। हाँ, उनको प्रॉपर बाकायदा मेहंदी वेदी लगा के दुल्हन बनाया गया, ताकि सब पूरा जो हाथ में कुछ कड़ा बड़ा होता है, पूरा प्रॉपर पंडित जी को बुला के हमने पूरा गेटअप तैयार किया उनका, ताकि कहीं किसी को डाउट ना हो। वो जो पेपर होते हैं ना, राहुल वेट्स फला करके जो होता है, वो भी गाड़ी पे चिपकाए गए थे। वो पुरानी सी गाड़ी ली थी, जिससे कि मारुति टाइप गाड़ी थी, जिससे लगे कि गाँव की शादी है। तो इस तरीके से वहाँ पर हम लोग पहुँचे थे। तो गाड़ी वहाँ पहुँचा के खड़े हो गए। हाँ, गाड़ी वहाँ पहुँचा के थोड़ा सा उसमें से धुआं निकाल दिया गाड़ी में से, तो वो लोग आ गए तुरंत कि ये धुआं कैसे निकल रहा है। तो पता कि साहब गाड़ी खराब गर्म हो गई होगी, सब हाथ जोड़ के। और ड्राइवर भी हमने बिल्कुल मरा हुआ सा रखा था, जिससे डाउट ना हो उनको, सब 2 मिनट दो, हम अभी संभाल लेते हैं। और पीछे जो था वो टेम्पो था, वो एक जो मिनी बस टाइप होती, उसमें हमारे सब लोग बैठे हुए थे। एंड देयर वाज वन पर्सन जिससे वो उगाही मांग रहा था, तो उसने हमें हेल्प किया था कि उगाही वो मांग रहा है मेरे से, और मैं पैसे देना चाहूँगा, लेकिन मैं उतना नहीं है जितना मांग रहा था, कि 10 लाख मांग रहा था। उसने कहा मैं 1 लाख उसे दूंगा। रमेश कालिया। तो वो पैसे देने, हमें कैसे पता चलेगा वो अंदर है या नहीं है। सो उसने बातचीत करके ये सेट किया था मैं पैसे देने आ रहा हूँ। तो जब वो पैसे देने अंदर गया हुआ था, उसी वक्त हमारी गाड़ी वहाँ पर पहुँची हुई थी, और उसकी जेब में हमने एक फ़ोन, क्योंकि तब छोटे छोटे फ़ोन आते थे नोकिया के, तो वो फ़ोन डाल दिया था, जिससे कि जो भी कम्युनिकेशन अंदर हो रहा है वो हमारी टीम सुनती रहे। एंड वी वांटेड टू नैब हिम, पकड़ना था। ओरिजिनल आइडिया वाज टू नैब हिम ओनली, क्योंकि उसको पकड़ना ज़रूरी था, क्योंकि दिन का ऑपरेशन, चारों ओर सब लोग देख रहे हैं, वी कांट ओपन फायर लाइक दिस। तो क्रिमिनल कैन डू दैट, वी कांट डू दैट, वी आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन, हमारी जिम्मेदारी है। तो उसमें हुआ ये कि उससे जो बातचीत हो रही थी हमारे बंदे सुन रहे थे। तो पहले उसने खूब गाली गलौज दी, और 1 लाख रुपए चूँकि इतना कम अमाउंट था, उस पर उसने बहुत ज़्यादा गाली गलौज दी, और कहा कि मैं देते हुए कुछ बोलते हुए यही तुझे मार दूंगा, तेरा दिमाग खराब, कुछ भी, और दर्द से फायर मार दिया। हमारी टीम ने सुना फायर, एंड दे थॉट कि हमारे बंदे को गोली मार दी।
दैट वाज द पैनिक सिचुएशन, अब क्या करें। तो वो तुरंत जो है गुलदस्ते होते हैं ना, बड़े बड़े फूल, उनके AK-47 के ऊपर गुलदस्ते सजाए हुए थे टीम ने। देन दे चार्ज ऑन देम। जब हमारी टीम ने चार्ज किया तो चूंकि डिस्टेंस 100-200 मीटर था, दे सॉ इट समबडी इज चार्जिंग, देन देयर वाज ओपन फायर, ब्रॉड डे लाइट, एंड दिस फायरिंग कंटिन्यूड फॉर अराउंड गुड 10 मिनट्स। काफ़ी फायरिंग हुई एंड उस फायरिंग में जो है वी वर वेरी वेल प्रिपेयर्ड। हमारे सब लोग, एवरीवन, ऑल ऑफ अस वर इन बुलेट प्रूफ जैकेट्स, प्रॉपर फुल जैकेट्स, कंप्लीट जैकेट्स में थे। और साफे के नीचे हमारे हेलमेट्स जो बेल्ट होती है वो लगा रखी थी। तो इट वाज अ ग्रैंड सक्सेस। और उसके बाद उसका फ़ायदा ये हुआ कि उसके बाद लखनऊ में कोई माफिया क्रिमिनल का उधर आने का हिम्मत नहीं पड़ता था, क्योंकि जब डॉन ही चला गया तो फिर बाकी कोई क्या करेगा जाके। तो पब्लिक को बहुत राहत मिलती थी, उससे सुकून मिलता था, पब्लिक चैन से सोती थी। कई बार वो लोग आके बताते थे कि सर अब हम चैन से सो रहे हैं, तो अच्छा लगता था। इट गिव्स यू नो किक मिलती है आपको कि हाँ चलो मैं जो तनख्वाह ले रहा हूँ मैं उसको मतलब निभा रहा हूँ। आपका करियर लगभग 26 साल का हो गया है। हाँ, ऑलमोस्ट। इस 26 साल के करियर में अब आपने मतलब बहुत सारे इस तरह के लोगों को साफ किया है, हमने देखा समझा, आपके करियर के बारे में मैं पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। क्या कभी कुछ ऐसा भी हुआ नवनीत सिकेरा की लाइफ में कि उनको लगता है कि यार मुझसे ये गलती हो गई, ये नहीं होना चाहिए था, ये मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई है? कोई ऐसा किस्सा आपको याद आता है जो आपको लगता है कि आज भी आप महसूस करते हो? पुलिस की लाइफ में ना वेरीड एक्सपीरियंस आपको मिलते हैं। और मैं कभी अकेले बैठ के मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर काम मैंने सही किए, लेकिन कई बार मैंने गलती की, जोश में आके, तैश में आके। और एक गलती मुझे याद है आज भी। मैं यंग ऑफिसर था, बिल्कुल यंग, एंड इट वाज अ रियल हॉट चेज। अब मैं अपने सब इंस्पेक्टर के साथ, हमारी टीम के साथ दौड़ रहे थे हम लोग, और दौड़ते दौड़ते अचानक एक स्पॉट पे जाके जो ऑफेंडर थे 2 गायब हो गए, एकदम से गायब हो गए। तो सब लोग एकदम से, अचानक कैसे गायब हो सकते हैं, क्योंकि किसी भाग रहे हैं तो कहीं तो दिखोगे ना। ब्रॉड डे लाइट है, शाम का समय है, मतलब रात भी नहीं है, दिखना चाहिए। वहाँ पे एक स्टेयरकेस था, सीढ़ियों ऊपर जा रही थी। तो चूँकि हम लोग भाग के आए थे, सांसें भी फूली हुई थी और हॉट चेस था, तो वहाँ पे सीढ़ी के पास एक कोई नीचे छोटा दुकानदार, उसकी एज रही होगी 50-55, मुझे आज भी याद है उसकी शक्ल। तो उससे मैंने पूछा थोड़ा सा धमकाते हुए, ओए तूने किसी को देखा जाते हुए? तो उसने बैठे बैठे जवाब दिया। तो हमारे किसी को कांस्टेबल ने कहा खड़े होकर बात कर, तो बेचारा खड़ा भी हो गया। इट वाज अ वेरी पुअर फेलो। तो मैंने उससे भी पूछा, मुझे अच्छे से याद है, कि किसी को ऊपर जाते हुए देखा? तो उसने कहा कि नहीं, हमें कुछ नहीं पता। एंड आई लॉस्ट माई टेम्पर, और जोर से चाटा मार दिया मैंने उसको। वो 50-55 का रहा होगा, और वो इतनी जोर का चाटा लगा उसके, बेचारा ऐसे करके ऐसे नीचे बैठ गया, खड़ा नहीं हो पाया। उसके बाद वो गलत हुआ, उसको थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। ये वो नवनीत सिकेरा हैं जिन्हें बचपन में अंग्रेजी नहीं आती थी, 6ठी क्लास में A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट सीखा, लेकिन आगे चल के मैंने सुना, क्या ये बात सही है, कि आपने कनाडा में जाकर के अंग्रेजों की यूनिवर्सिटी में उनको अंग्रेजी सिखाई है। आप एक सुपर कॉप हैं। अगर मैं आपको एक नई पावर देना चाहूँ, आपको एक सुपर पावर आपको दे सकता हूँ, तो आप वो कौन सी चीज करना चाहेंगे? फैमिली और ड्यूटी, आपके लिए पहले क्या आता है? एक अच्छी बात आपके बारे में सबको और बताना चाहता हूं, बहुत सुंदर बात, कि आपने महिलाओं के लिए बहुत काम किया, और महिलाओं के लिए आपने इतना काम किया कि आप एक रिफॉर्मर भी हैं। आपने इतने सुंदर आपने इनोवेशंस लाके शुरू किए। 1090 भी आपने यूपी के अंदर पहली बार आप ही ने शुरू किया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक्सटेंट ऑफ द प्रॉब्लम, और सबसे इम्पॉर्टेंट डेटा जो उसमें बताना चाहूँगा मैं आपको, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, कि जैसे फॉर एग्जांपल रेप के ऊपर जब प्रॉब्लम खड़ी होती है, सिचुएशन आती है, तो
तो हमें लगता है कि हम लोग बहुत सारे सोल्यूशन बताना शुरू कर देते हैं कि स्ट्रीट लाइट लगे, ये सब प्रीटी ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रीट लाइट लगे अच्छी बात है, बट मैं आपको उसकी जेनेसिस बताना चाहता हूँ कि रियल रेपिस्ट कौन है। आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा उठा के देखिए, पूरे देश में जितने रेप होते हैं बमुश्किल से 10% रेप केस रजिस्टर होते हैं, ठीक है, और जो रजिस्टर हो रहे हैं उनमें से 95% केसेस में जो ऑफेंडर है वो उस लड़की का फैमिलियर होता है, परिवार में होता है, परिवार का होता है, रिश्तेदार होता है, चचा ताऊ होता है या उसका कज़न होता है। तो जो असली प्रॉब्लम है वो हमारे घर के अंदर है सर, बाहर नहीं, वो हमारे जहन के अंदर है, उसको लड़ना है। तो जो विमेन पावर लाइन था वो यही था कि उस जहनियत को चेंज करना है, उसमें ये चीज़ लानी है कि लड़कियों के अंदर ये जोश भरना है, चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो। जब आप एक आईजी वुमेन पावर लाइन थे, उस समय आपकी एक लाइन थी कि लड़कियों को अगर तुमने छेड़ा तो तुम्हें पाताल से ढूंढ लाऊंगा, और ये इसने बड़ा कॉन्फिडेंस दिया था हमारे लोगों को कि अगर लड़की को छेड़ा तुझे पाताल से ढूंढ के ले आऊँगा। ये आप में ये मतलब क्या हुआ था, आपने ये बात बोली, और ये कैसे, मतलब आप थोड़े जिद्दी जुनूनी व्यक्ति लगते हैं कि पाताल से ढूंढ लाऊंगा। मतलब नॉर्मली ये अगर इतना से देखा जाता है खाली हमने फिल्मों तक ही देखा था, रियल लाइफ में नहीं देख पाया ऐसे सुपर कॉप। मैं आपको बताऊं, अभी मैं विमेन पावर लाइन में नहीं हूं, लेकिन अभी भी बहुत सी लड़कियां, महिलाएं, बच्चियां मेरा ईमेल ढूंढकर या फेसबुक ढूंढकर मुझे कहती हैं आपने ये वीडियो में कहा था, आप मेरी हेल्प करो। तो फिर मैं उनकी पूरी कोशिश करता हूं कि आपको अगर ये अपेक्षा है और अगर मेरी बात से आपके अंदर हिम्मत आई है, आई थिंक मिशन इज इफ नॉट फुली। एक जगह आपने कहा था कि अगर तुमने अपना व्यवहार ठीक नहीं किया तो मैं तुम्हारा व्यवहार ठीक कर दूंगा। नहीं, सी देखिए, मैं आपको एक थोड़ी सी अलग बात बताना चाहता हूँ कि होता क्या है, लड़की पहली बार जब तक वो 10th 12th में है तब तक उसको इतनी दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जब वो पहली बार सिटी बस में बैठती है ना, जब कॉलेज जाती है, प्रॉब्लम तब शुरू होती है। और होता है उसमें भी क्या है कि लड़की को बचपन से सिखाया गया है तुम्हें टॉलरेट करना, इग्नोर करना है, तो जब लड़का खड़ा होके पीछे से कमेंट मारता है तो वो सिर्फ इग्नोर करती है। फिर लड़का पास आके खड़ा हो जाता है, उसकी सीट के पास आके खड़ा हो जाएगा, तो जब वो पास आके खड़ा हो जाएगा तो वो और ज़्यादा सकचा जाएगी, चुप हो जाएगी। जब वो फिर बिल्कुल सर पे खड़े होकर कमेंट मारेगा तो फिर वो विंडो से बाहर देखेगी, क्योंकि उसको सिखाया हमने ये है कि टॉलरेट करो, इग्नोर करो, टॉलरेट करो। सो अब आप देखो, क्राइम प्रोग्रेस कर रहा है ये धीमे धीमे करके, क्राइम एकदम से नहीं हो रहा है, और उस लड़के को रोकने वाला कोई नहीं है। तो विमेन पावर लाइन जो काम करता था वो उसको जो स्टेपिंग स्टोन होते, जब आप प्रोग्रेस कर रहे हो क्राइम की ओर जा रहे हो, किया नहीं आपने, तब रोकते थे। सो बेसिकली द आइडिया वाज टू प्रिवेंट द क्राइम, कि आप करोगे तो हम आपको फिट कर देंगे, आपको हम करने नहीं देंगे क्राइम, वो आपका रिकॉर्ड हमारे पास है। एंड अगर आप हमारे रिकॉर्ड में आ गए तो आपको जॉब नहीं मिलेगा, आपको पासपोर्ट नहीं मिलेगा, आपकी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो भाई, फोकस करो पढ़ाई लिखाई पर। आपके बारे में एक और ख़ास बात जो शायद लोगों को नहीं पता होगी, ये वो नवनीत सिकेरा हैं जिन्हें बचपन में अंग्रेजी नहीं आती थी, 6ठी क्लास में A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट सीखा, लेकिन आगे चल के मैंने सुना, क्या ये बात सही है, कि आपने कनाडा में जाकर के अंग्रेज़ों की यूनिवर्सिटी में उनको अंग्रेजी सिखाई है? वो बाई चांस था, ऐसा नहीं है कि मैंने उनको इंग्लिश लिटरेचर वगैरह पढ़ाया हो, वो तो लोग बढ़ा चढ़ा देते हैं, ऐसा नहीं था। हुआ ये कि ISB का एक्सचेंज प्रोग्राम आप जानते हैं होता है, तो मैं वहाँ पर टोरंटो में था, तो मैं बस काफ़ी टाइम फ्री होता था, सिर्फ 2 दिन क्लास होती थी, बाकी टाइम फ्री होता है। एक्सचेंज में तो 2 क्लासेस होती हैं। तो मैंने एक दिन देखा कि वहाँ पर $50 पर आवर करके GMAT ट्यूटोरियल्स चल रहे हैं, तो मैंने कहा टाइम फ्री है और $50 ही मिल जाएंगे, पढ़ा लेते हैं। तो मैं वहाँ पढ़ाना शुरू कर दिया। तो आई यूज्ड टू टीच मैथ्स, जिसको वहाँ क्वांट बोलते हैं। मैथ्स मेरा अच्छा था, बचपन से अच्छा था, तो मैं मैथ्स पढ़ाता था, मैथ्स में कंफर्टेबल था, मैथ्स में पढ़ाता था। फिर क्या हुआ, एक दिन वहाँ पे जो मेरे बाद जो बर्वल पढ़ाता था, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाता था, वो टीचर आया नहीं। उसका मैसेज आ गया कि उसको नहीं आना है, आई मीन ही वाज स्टक अप समवेयर। तो अब जो वहाँ पे जो लोग थे मैनेजमेंट वाले, वो लोग मेरे पास आए कि सर बड़ी दिक्कत हो गई है, कैन यू टीच देम इंग्लिश, कैन यू टेक 1 मोर क्लास। मैंने कहा कि ऑफ द सेम सब्जेक्ट मैथ्स। बोले नहीं इंग्लिश। मैंने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता। मैंने अपनी बेइज्जती थोड़ी करा नहीं है अंग्रेजों के सामने इंग्लिश पढ़ा के। तो देन द लेडी परस्यूड मी कि आप जैसे भी हो 1 घंटा पढ़ा दीजिए उनको। तो मैं थोड़ा सा स्ट्रेस में आ गया। फिर मैंने सोचा कि अब इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं ये लोग तो पढ़ा देते हैं।
तो फिर मैंने बुक्स पढ़ी, क्योंकि मैंने जीमेट 1 साल पहले दिया था तो मुझे अच्छे से आइडिया था ही। मैंने जो है फटाफट कुछ पढ़ा। और एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको IITs के बारे में। IIT के लड़के ज़्यादातर जो मैथ्स में स्ट्रांग होते हैं ना, वो इंग्लिश में मैथ्स की तरह पढ़ते हैं, बिल्कुल कट टू कट पढ़ते हैं। तो जो मैंने उनको क्लास लिया, पढ़ाया, तो ग्रामर्स का मैंने उनको पढ़ाया, तो मैथमेटिकल तरीके से समझाया उनको। पता चला मुझे जो प्रॉपर टीचर था उससे अच्छा फीडबैक मिला मेरे को कि भाई ये तो ऐसे इंग्लिश पढ़ाई जानी चाहिए। तो उसके बाद फिर मैंने अपनी माँ को कॉल किया और मैंने माँ को फ़ोन किया कि मम्मी आज तो मैंने जो पढ़ाया ना, आज तो अंग्रेजों को मैंने इंग्लिश पढ़ा दी। और मेरी मदर इतनी एक्साइटेड हो गई, बोले थैंक यू वेरी मच। वो इतना ही बोल पाए। बहुत तो सुंदर, अच्छा लगा वो। बहुत सुंदर। वैसे तो आपने आगे चल के, मेरे को लगता है, मैं सुना आपने हार्वर्ड में भी अपनी मोटिवेशनल स्पीच दी है जा करके। पर मैं आगे चलना चाहता हूँ कि आप लोगों को मोटिवेट करने का मौका छोड़ते नहीं। अपने ट्वीट के थ्रू भी आप ट्विटर पर इनको फॉलो करिएगा, एक्सरसाइज करते हुए आप डालते हैं। मैं सुना आपको एक दफ़ा स्लिप डिस्क हो गया और डॉक्टर ने मना कर दिया, हिलना डुलना नहीं, और थोड़े दिन बाद आप 100 किलो का बेंच मार रहे हैं जिम में जाके। तो क्या बहुत जिद्दी व्यक्ति हैं? एक तरीके का ये मेरे अंदर जुनून है, मतलब जो चीज़ करनी है। और मेरा पक्का यकीन है कि अगर आप कुछ करने का ठान लेते हैं ना, तो रास्ता निकल आता है। मैं बड़े सच्चे दिल से कह रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, आप ठान लीजिए ये करना है तो उसका रास्ता निकल आएगा। कोई ना कोई रास्ता होता है, क्योंकि ये मेरा मानना है। अगर प्रॉब्लम है, मैथ्स का मैं स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैथ्स की प्रॉब्लम तब बनती है जब उसका सोल्यूशन होता है। मैथ्स की प्रॉब्लम तब नहीं बनती जो जिसका कोई सोल्यूशन ही ना हो। इनफैक्ट जो प्रॉब्लम बनाता है पहले सॉल्व करता है उसको। तो जब भी आप क्वेश्चन करते हैं तो मन में रखें इसका सोल्यूशन तो है ना, आप ढूंढ नहीं पा रहे, आपको दिख नहीं रहा। यहाँ से एक लाइन मुझे याद आई कि जब मैं सिविल्स की तैयारी करता था तो मैंने एक अपने रूम के में अपने आप को मोटिवेट करने के लिए रूम पे एक 4 लेटर का एक्रोनिम लिखा हुआ था। उसका नाम था एक्वा, AQAW, और उसका फुल फॉर्म होता था एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवेयर। आप ले आइए, सी क्वेश्चन है तो सोल्यूशन तो है ही। क्वेश्चन तब बना जब सोल्यूशन था। तो आपको दिख नहीं रहा है तो दिखेगा, लगे रहो, दिखेगा। हाँ, दिखेगा पक्का। एक आपसे मैं और पूछना चाहता हूँ कि आप एक सुपर कॉप हैं, और आज मैं कहूँ कि अगर मैं आपको एक नई पावर देना चाहूँ, आपको एक सुपर पावर आपको दे सकता हूँ मैं, तो आप वो कौन सी चीज़ करना चाहेंगे? वो कौन सी एक अगर ख्वाहिश है आपकी कि आपको एक नई सुपर पावर मिले, तो आप क्या करना चाहेंगे? वैसे तो जनरली मैं आपको बताऊं कि मेरा जो, अब आपने पूछा था कि MBA करने के बाद अब क्या, हाँ, जॉब के बाद अब क्या। आपने IIT किया, आपने सिविल्स क्लियर किया, आपने ISB हैदराबाद से आपने पढ़ाई किया, पूरा MBA कंप्लीट किया, तो नेक्स्ट क्या इच्छा बाकी है? मैं आपको वही बताता हूँ कि अब मेरे मन में ये आता है कि मुझे जो मिला, कई बार मैं बिल्कुल सच्ची बोल रहा हूँ ईमानदारी से, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि ना मुझे मेरी हैसियत से ज़्यादा मिल गया। मतलब बाकी और भी तो लोग हैं ना, सबको मिलना चाहिए। तो कई बार लगता है कि, और दूसरी चीज़, हमें लगता है कि हमारा समाज ख़राब है, करप्शन है, बेईमानी होती है एग्ज़ाम में। सर, उसके बाद भी आप यहाँ तक पहुँचे हो तो कहीं ना कहीं ईमानदारी होगी। मेरे पास तो कोई जग था नहीं, मेरे पास तो कोई पौवा था नहीं, फिर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो इसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट है कि हमारे समाज का जो सिस्टम है बड़ा मजबूत है, बड़ी आशाओं पे लेके चलता है। तो अब ये मन करता है कि उन आशाओं में दोबारा से पानी डाला जाए। हज़ारों लाखों जो बच्चे हैं ना, उनमें एक ड्रीम डाला जाए, उनके अंदर एक आग भरी जाए कि अच्छा करो, लाइफ में कुछ बड़ा करो, और कर सकते हैं। और हम सब मिलकर करेंगे ना, तभी देश हमारा महान से महान। आपकी धर्मपत्नी पूजा सेखेरा भी ये काम कर रही हैं, वो भी लोगों को मोटिवेट करती हैं, इंस्पायर करती हैं, NGOs में वो इनफैक्ट सबसे ज़्यादा तो मुझे इंस्पायर करती हैं। और ये फैक्ट है कि इतने सारे काम करने के लिए अगर घर पे पूजा का साथ नहीं होता और उनका जिसे कहते हैं ना कि अनक्वेश्चन्ड सपोर्ट नहीं होता, तो शायद मेरे लिए ये सब कर पाना मुश्किल होता। तो आज की डेट में मेरी लाइफ में 3 बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं, 3 महिलाएं। सबसे पहले मेरी माँ, दूसरी मेरी पत्नी पूजा, एंड थर्ड मेरी डॉटर, जो मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है, मेरे लिए सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी एंड सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, ऑल द 3। सुपर सॉलिड। बहुत ही अच्छी चर्चा रही आपके साथ,
लेकिन अब मैं थोड़ा व्यूअर्स के साथ और आपके साथ थोड़ा एक गेम खेलते हैं। लेट्स गो। अब इस समय रैपिड फायर राउंड। रैपिड फायर राउंड में हम आपको टाइम नहीं देंगे, बिल्कुल टाइम नहीं देंगे, आपको फट से आंसर करना है। You mean to shoot with AK-47, right? हाँ? टक 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 रैपिड फायर। नहीं देखिए, उसमें आपसे कोई नहीं जीत सकता है, उसमें हम आपसे compete नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने सवालों की बौछार तो जरूर करेंगे। मेरा पहला प्रश्न आपसे, घर में पुलिस वाला कौन है, पूजा या नवनीत? वो होम मिनिस्टर है। अच्छा, होम मिनिस्टर है, जो सारी पुलिस कंट्रोल करते हैं। सारी पुलिस उसमें काम करती है। मुजफ्फरनगर में अपने क्राइम खत्म किया, क्या नवनीत सिखेरा को डर लगता है? मुजफ्फरनगर क्राइम खत्म मुजफ्फरनगर की जनता ने किया, मैं वहाँ पे था उनके साथ, लीगली लॉफुली उनके साथ लड़ा, और उन लोगों का साहस था मुजफ्फरनगर के लोगों का। मैं सच बता रहा हूँ कि मुजफ्फरनगर के लोग मेरे यहाँ कभी भी आते हैं, बिना चाय पिलाए नहीं भेजता। इतना प्यार है मुझे, कर्मभूमि, मुझे उन्होंने पहचान दी, प्यार दिया, अपने अपने लाडले जैसा प्यार दिया। तो मुजफ्फरनगर का तो मैं जिसे कहते हैं ना, वहाँ से ज़र्रे ज़र्रे का मैं एहसानमंद हूँ। मुजफ्फरनगर ने बहुत प्यार दिया। मुजफ्फरनगर क्राइम वहीं के लोग मिटा सकते थे, उन्हें सिर्फ एक सहारे की ज़रूरत थी, वो सहारा मैंने दिया। वाह, वेरी नाइस। आप में ये फियरलेसनेस कहाँ से आती है? आपकी फियरलेसनेस, निडर हैं आप, सोर्स क्या है? सर एक बार बताइए, आपने जब जन्म लिया था आपने तय किया था कहाँ जन्म लेंगे? नहीं ना। आप कब आपका आखिरी डे होगा आप तय कर रहे हैं? नहीं ना। दो बिंदु हैं, ये भी अनसर्टेन, ये भी अनसर्टेन, बीच में सर्टेनिटी क्यों ढूंढ रहे हैं सर आप फिर? नहीं मिलेगी ना, ये गलत फहमी है, मिथ्या है। किस बात का डर सर? हम लोग सिर्फ कस्टोडियन हैं यहाँ के, एक दिन सब आए हैं, सब ने जाना है, नो टेंशन। ऐसे आपने बता दिया आप हार नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी ये आज की स्टेट है, क्या आपने पहले कभी गिव अप किया? मुझे नहीं लगता मैंने कभी गिव अप किया। फैमिली और ड्यूटी आपके लिए पहले क्या आता है? सी आई वुड लाइक टू हैव अ बैलेंस इन दैट। कई बार मैंने फैमिली को आगे रखा, कई बार मैंने ड्यूटी को आगे रखा। अब मेरे बच्चे का एग्ज़ाम है तो मेरे लिए फैमिली फर्स्ट, क्योंकि वो लम्हा दोबारा नहीं आएगा। और ड्यूटी में कई बार सिचुएशन आती है कि आपको ड्यूटी है, तो इट्स अ टफ कॉल। मैनी टाइम्स दोनों में से एक कॉल लेना मुश्किल पड़ जाता है, और जब बिल्कुल नेक टू नेक फाइट होती है तो शायद मैं ड्यूटी को चला जाता हूँ, बिकॉज दैट इज़ माई ब्रेड एंड बटर, और मैंने ओथ ली हुई है। तो ओथ को नहीं तोड़ना चाहिए, ओथ को नहीं तोड़ना चाहिए। जो शपथ आपने ली है ना, दिल से मानना चाहिए उसको। लवली। नवनीत सिखेरा, पूरा देश आपको जानता है कि आप एक ईमानदार अफसर हैं, पर क्या आपने कभी झूठ बोला? झूठ तो बोला, कई बार बोला, और झूठ तो हमारे कृष्ण ने भी बोला। अगर ना बोलते तो इतना बड़ा सत्य का जीत कैसे कराते। लेकिन वो झूठ बोलकर मुझे रिग्रेट नहीं है, रिग्रेट नहीं, बिल्कुल। वो एक रीजन के लिए था। कई बार हम अपने बच्चों को झूठ बोलते हैं, हम कई बार जो हमारे साथ होते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए झूठ बोलते हैं, नहीं तुम्हारे अंदर दम है, करो, और वो कर जाते हैं कई बार। नवनीत जी, आप एएसपी रहे, आप डीएसपी रहे, आप एसएसपी रहे, आप आईजी रहे, आप एडीजी, तो अभी आपको कौन सी पोस्ट पे, कौन सी पोजीशन में सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला? देखिए, अगर फील्ड जॉब का जो मज़ा है वो तो एज एएसपी, और बीच में जब तक आप एसएसपी होते हैं तब तक बिल्कुल जिसे आप जिसे कहते हैं फ्रंट लाइन पे खड़े होकर कर रहे होते हैं। बाद में फिर आप प्लानिंग वाले जोन में आते हैं। तो जनरली क्या होता है, जो लोग फ्रंट पे लड़ रहे हैं उनको तो पता है ना सामने क्या हो रहा है, टेंशन उसको होता है जो कमांड रूम बैठा हुआ है। तो बाकी जो पोजीशंस हैं वो स्ट्रेस वाली होती हैं। अब मैं बैठ के सोच रहा हूँ क्या हो रहा है, आई वांट टू हेल्प देम आउट बट आई एम नॉट देयर। तो ये सिचुएशन आती है। बट अगर आप कहें कि पूरे टेन्योर का सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग टाइम कौन सा था, तो मुझे चूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मुजफ्फरनगर, लखनऊ, वाराणसी, इतना प्यार मिला ना लोगों से कि वो बैलेंस आउट करना मुश्किल है। वैसे तो स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ भी कहीं क्राइम हो तो ये अनाउंसमेंट कर दें कि नवनीत सिखेरा जी यहाँ फील्ड पे आ रहे हैं, तो वो डर के मारे वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। बहरहाल आगे पूछता हूँ आपसे कि वेब सीरीज़ के बाद आपको क्या लगता है, अब आपको बॉलीवुड में आना चाहिए? इसी देखिए, लेकिन आपको बात बताऊँ, the real story, the real thing was more enterprising, it was more thrilling. real life में जो थ्रिल था वो बहुत ज़्यादा होता है। वो फियर, वो इमोशन रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है। तो भौकाल में उतना भौकाल नहीं था। भौकाल एक वेब सीरीज़ के OTT प्लेटफॉर्म को माइंड में रखकर बनाई गई थी। कंपेयर करें रियल लाइफ से तो मुझे लगता है कि रियल लाइफ में ज़्यादा थ्रिल था। अच्छा चलिए, मोहित रैना ने क्या नवनीत सिखेरा का रोल ठीक से निभाया? नहीं, बहुत अच्छा निभाया। एंड मोहित रैना इज़ अ वेरी गुड एक्टर। बस मेरी थोड़ी सी उनसे बहुत छोटी सी कंप्लेन ये थी
कि वो हंसते कम है। मैं तो बहुत हंसता हूँ। इतना स्ट्रेस लेकर अगर आप काम करेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। टीम के साथ हंसना, मुस्कुराना, उनके साथ गले में हंसना भी ज़रूरी है। आपकी पूरी लाइफ फिल्मी जैसी है। आप क्या हिंदी फिल्में भी बहुत देखते हैं, और अगर आप देखते हैं तो आपकी फेवरेट हिंदी फिल्म कौन सी है? मैं हिंदी फिल्में बहुत देखता हूँ, और मुझे एक मूवी बहुत पसंद है जिसको मैं मुझे लगता है शायद 40-50 बार देख चुका हूँगा। वो है लगे रहो मुन्ना भाई। बड़ी प्यारी मूवी है। ओके। बहुत प्यारी मूवी है एंड ब्रिलियंट मूवी। और इंग्लिश में एक मूवी है, उसको भी मैं करीब 30-40 बार देख चुका हूँ। ये थोड़ा पागलपन है, जो चीज़ पसंद आती है उसको मैं 50 बार देखूंगा, अदरवाइज नहीं देखूंगा। दैट इज़ 300 लियोनार्डिस। उसको भी मैंने करीब। भौकाल कितनी बार देखी? भौकाल मैंने एक बार देखा और देख के मैं बोर हो गया। क्योंकि मैंने उस ज़िंदगी को जिया है तो मुझे हमेशा उसमें कमी नज़र आती है। नहीं ऐसे नहीं था। तो अपने आप को देख पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन लगे रहो मुन्ना भाई एंड 300 वर्थ वॉचिंग मूवीज है। अच्छा, 2 प्रश्न और। आपको सबसे ज़्यादा नफरत किस चीज़ से है, और अगर कभी ऐसा हुआ है कि अपने गुस्से में अपना आपा खो दिया हो? एक तो मैंने अभी बताया कि गुस्से में मैंने आपा खोया था, जिसका मैं आज तक रिग्रेट करता हूँ। लेकिन जनरली मैं गुस्सा नहीं करता हूँ, और इसीलिए नहीं करता हूँ कि अगर मुझे भीड़ से अलग होना है तो मेरा व्यवहार भी भीड़ से अलग होना चाहिए। अगर कोई आदमी ऐसी लगी हुई बात कह रहा है कि जिस पे आपा मैं खोऊं, तो कोई भी आदमी आपा खोएगा। अगर मैं भी आपा खो रहा हूं तो इसका मतलब मैं भीड़ का हिस्सा हूं, तो वो नहीं करना है। और मैंने ये बचपन से सीखा इस बात को कि मैक्सिमम गलतियां क्या होती हैं, हमारी जो जुबान से निकल जाता है ना, रायता उसी से फैल जाता है। इसीलिए कभी भी शब्द ऐसे ना निकले मुंह से जो सामने वाले को हर्ट करे। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के आज। किसी भी सभ्य समाज की सबसे पहली ज़रूरत है कि वहाँ पे अत्याचार और हिंसा ना हो। और कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब भी अत्याचार या हिंसा होता है तो भगवान अवतार लेते हैं, और इस समय कलयुग में भगवान बार बार अवतार नहीं लेते। ऐसे ही लोगों के थ्रू, नवनीत सेकेरा जी जैसे लोगों के थ्रू, जो कि ईमानदार और ड्यूटी बाउंड पुलिस ऑफिसर हैं, इन्हीं के थ्रू आते हैं और समाज को कंट्रोल करते हैं। थैंक यू नवनीत सेकेरा जी, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। लर्निंग ऑडियंस के लिए क्या है कि आपके अंदर भी एक सुपर हीरो छुपा हुआ है, बस अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, उसको तराशने की ज़रूरत है। इस वीडियो को आप स्टूडेंट्स को, यूपीएससी एस्पिरेंट्स को, या जिनको लगता है कि उनको इंग्लिश नहीं आती है और वो भी जा करके अंग्रेज़ों को अंग्रेजी सिखा सकते हैं, जिनको लगता है कि वो कमज़ोर हैं, महिलाओं को, पुलिस वालों को, या कोई भी क्रिमिनल, उन तक इनकी चेतावनी पहुंचाइए। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में एक और ग्रेट पर्सनालिटी के साथ। बस थोड़ा सा इंतजार, आ गया अगला बड़ा बुधवार। ऐसे ही लोगों की कहानी आप तक पहुंचाते हैं जो भारत को बड़ा भारत बनाते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल पे आके उसको सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। नवनीत जी, आपका विशेष धन्यवाद। आज मिलने वाले हम राजू श्रीवास्तव जी से, जिन्हें किंग ऑफ कॉमेडी कहा जाता है। तो राजू श्रीवास्तव जो सबको इतना हंसाते हैं, सबको इतना गुदगुदाते हैं, क्या उन्हें भी कभी गुस्सा आता है? क्या लाफ्टर चैलेंज को आपका करियर का टर्निंग पॉइंट माना जाए? क्या आपने कभी किसी और का कंटेंट चुरा करके सुनाया है? आपको क्या लगता है राजू श्रीवास्तव अगर कॉमेडियन नहीं होते तो क्या होते?